सब्सक्राइब कीजिए अपनी खबरें माचरौली को और बेल आइकन बटन को दबाइए। माचरौली जन आक्रोश रैली, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर साधा निशाना। जनता की भीड़ देख दीपेंद्र सिंह कहा, माचरौली में नहीं देखी ऐसी रैली। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, सरकार बनेगी तो आपके हलके का करेंगे विकास। और रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जनता को कहा कि सरकार बनेगी तो देंगे 2 लाख युवाओं को रोजगार और भी कई घोषणाएं। हमारे सबके नेता, देश की राजनीति में एक विश्वास के प्रतीक आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में पिछले 1 साल में पूरे प्रदेश में, जब से कांग्रेस हाईकमान ने चौधरी उदय भान जी के हाथ में कांग्रेस की कमान दी है, तब से पिछले 1 साल में लगातार जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। पूरे प्रदेश में 35 से ज्यादा पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री 35 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं पिछले 1 साल में। ये छोटी संख्या नहीं है, आप अंदाजा लगा सकते हो। और लगातार जो सब कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, हमेशा हरियाणा में जिन्होंने गरीब की, वंचित वर्ग की, किसान की, दलित की आवाज उठाने का काम किया, आदरणीय चौधरी उदय भान जी हमारे बीच में, हमारी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ हमारे आदरणीय डॉक्टर रणबीर सिंह गादियान जी, आदरणीय अशोक अरोड़ा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आज इस सभा में आदरणीय जगबीर मलिक जी हमारे विधायक, हमारी बहन पूर्व शिक्षा मंत्री और जजर से जो बड़ी काबिलियत से आपकी आवाज उठाती हैं, बहन गीता भुक्कल जी हमारे उन्होंने अपनी उठाई, हम धन्यवाद करते हैं। हुड्डा साहब ने जो है वहां जाकर जो उनकी वहां पे जब नीरज जी देख लिया होगा वीडियो, मैं क्या बताऊंगा आपको, तो हमारे भाई नीरज शर्मा जी वो पहुंचे हैं। और आज के हमारे आयोजक, आपके सुख दुख के साथी, जो दिन रात आपके बीच में रहकर और इस क्षेत्र की आवाज हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में बड़ी काबिलियत से उठा रहे, जिनको मैं बधाई देना चाहता हूं बहुत बहुत। और आप सबका मैं धन्यवाद और आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आज कड़ाके की रिकॉर्ड ठंड में, आज तो सूरज भी नहीं निकला, ऐसे समय में और इतना लेट, आज हम कई घंटे लेट, दिल्ली में कोई ऐसी परिस्थिति हो गई कि वहां से लेट चल पाए। मैं समझता हूं कि अभी समय जो है कि कोई रैली का समय नहीं बचा। इतने घंटे से मेरे ख्याल क्या टाइम हो गया भाई, 3 बज गए। 3 बज गए, पूरे दिन का धरना भी होता है तो भी 3 बजे जो है तक धरना नहीं चलता। मगर जिस जोश के साथ और जिस बड़ी संख्या में पूरे जिले की अगर रैली हो तो इतनी बड़ी रैली समझ में आती है। मगर ये तो एक अकेले बादली हल्के की रैली है, मैंने माचरौली में इतनी बड़ी रैली आज तक नहीं देखी है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने भाई कुलदीप बस जी को भी बधाई देता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। ये रिकॉर्ड जो आपने बनाने का काम किया है, आपको बधाई देता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई, अन्याय से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी लड़ाई में आपको पता है कि सबसे ज्यादा मुझे सत्ता बल निशाने पे रख के चलती है। पिछली बार भी मैं निशाने पे था और लगातार मैं इस बार भी निशाने पे हूं। और इस लड़ाई में इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास दिल्ली में भी सरकार है, चंडीगढ़ में भी सरकार है, इनके पास धनबल भी है,
इनके पास सत्ता बल भी है, इनके पास मीडिया बल भी है, इनके पास सरकारी तंत्र बल भी है, इनके पास बहुत कुछ है। इनके पास छल और कपट बल भी है, जो पिछली बार किया गया था। इस लड़ाई लड़ने में अगर मेरे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है और आपका दिया हुआ हौसला है। जिसके आज आपने उस हौसले, आज वो हौसला देने का काम किया है, आज वो आशीर्वाद, आज वो आपने आशीर्वाद दिया है। आज तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हरियाणा में बहुत सी बातें हुई, मैं ज्यादा बहुत लंबी बात ना करते हुए, जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात, 2014 में सरकार बनी, बड़े बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी, 19 में भाजपा की सरकार हो गई। इस सरकार के 4 महीने बचे इस सरकार के कार्यकाल के, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले, क्योंकि बीच में 2 महीने का लोकसभा चुनाव आएगा। इनके 4 महीने बचे काम करने के प्रदेश सरकार के। पहले इनकी बात मैं करूं और फिर देश की सरकार की बात। जहां तक इन सरकार 4 महीने जब बचे हों तो तराजू पे रख के तोलने का आपका समय आता है कि इन्होंने कैसा काम किया, विकास हमारे इलाके को और हमारे प्रदेश को विकास के मामले में आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। प्रदेश में आपसी भाईचारा, अमन चैन शांति और खुशहाली प्रदेश में आई कि नहीं आई। और ये सरकार अहंकार में गई, अहंकार से चली, या ये सरकार विनम्रता शराफत से चली, कितनी मेहनत करी, वो सारा तोड़ के आपको फैसला करने का समय है। जो हरियाणा प्रदेश देश में 2014 से पहले, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में देश में विकास में नंबर 1 माना जाता था, इनका रिपोर्ट कार्ड ये कि वो हरियाणा प्रदेश आज विकास दर में तो देश में 7वें पायदान पे आ गया, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। लेकिन देश में नंबर 1 अगर पहुंच गया तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुंच गया। हर घर में एक नौजवान बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई हरियाणा में। आज ना तो निवेश हुआ, जो निवेश हुआ था, जो औद्योगिक क्षेत्र बन लगे थे, वो आपके हमारे समय, उसी समय औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा में स्थापित किए गए थे। कहीं थर्मल के कारखाने आए, कहीं एमईटी आई, कहीं आईएमटी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप औद्योगिक क्षेत्र बने। उस समय के बाद एक भी कोई नया ना तो औद्योगिक क्षेत्र बना, ना कोई एक नई बड़ी इंडस्ट्री आई। बड़ी इंडस्ट्री भी उसी समय आई थी, चाहे पैनासोनिक की बात हो, चाहे योकोहामा की बात हो, चाहे एनटीपीसी की बात हो, चाहे जेजे सीमेंट की बात हो, चाहे रिलायंस की बात हो, चाहे मारुति की बात हो, रोहतक के अंदर एशियन पेंट की बात हो, बड़ी इंडस्ट्री भी उसी समय आई थी। उसके बाद ना तो इंडस्ट्री आई, ना तो निजी क्षेत्र में उस रूप में रोजगार में वृद्धि हो पाई, और ना ही सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार मिला। सरकारी क्षेत्र में तो 5 साल तक ये नौकरी निकालते नहीं, जो निकालते हैं वो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ जाती है। एसपीएससी एसएससी के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगियां इस सरकार ने, 30 से ज्यादा पेपर लीक घोटाले, और इसके बावजूद अगर कोई लिस्ट निकल जाती है, निकली इन 5 साल में, और इससे पहले भी ये हमने देखा, तो उन लिस्ट में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर लगता है। हरियाणा में ऐसी सरकार है जिनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हरियाणा वाले कंधों से ऊपर कमजोर है, कंधे के नीचे मजबूत है। ये मुख्यमंत्री कहते हैं, साबित करने के लिए ऐसा दिखाई देता है कि ऐसी लिस्ट निकलती है। एसडीओ की लिस्ट आई 2019 में, 80 में से 78 बाहर के, 2 हरियाणा के। एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई 2021 में, 99 में से 77 बाहर के, केवल 22 हरियाणा के। इस साल अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट आई, जिसमें 156 में से 103 बाहर के, केवल 53। एचसीएस की लिस्ट आई, 36 बाहर के। भी ब्लॉक पंचायत अफसर के 7 पोस्ट, पंचायत अफसर ने पंचायतों में काम करना, हरियाणा में काम करना है, लेकिन 7 की नियुक्ति आई, जिनमें से 5 बाहर के, केवल 2 हरियाणा के बच्चों का अवसर मिला। 5 साल तक रोजगार मिलता नहीं। आखिरी साल में सीटी के धक्के खिलाकर सीटी वालों को, उनको कुछ दिया नहीं। आखिरी साल में राजनीतिक झुंझुने के रूप में ग्रुप सी और डी निकालते हैं। 2019 में भी यही किया, इस बार भी यही किया। यही कारण है देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और बेरोजगारी जहां होगी वहां नौजवान कहीं नशे की तरफ। देश में पहचान बदल दी हरियाणा की। जो हरियाणा दूध दही का खाना था, खेल खिलाड़ियों का हरियाणा था, आज वो हरियाणा नशे में नंबर 1 हो गया, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। आज ऐसी स्थिति इस सरकार में उन्होंने बनाने का काम किया। बेरोजगारी में, महंगाई में, सबसे ज्यादा महंगी बिजली आज हमारी सरकार की। आपको याद होगा
देश में सबसे सस्ती बिजली थी और 4 बिजली बनाने के कारखाने, थर्मल के कारखाने हरियाणा में, कानपुर में, झारखंड में, यमुनानगर में, हिसार में और एक परमाणु कारखाना फतेहाबाद में लगने का काम हुआ था। 10 साल में खट्टर साहब ने एक नई बिजली का उत्पादन करने के लिए कोई नई यूनिट, कोई कारखाना लगाया नहीं। बिजली की खपत हरियाणा में बढ़ रही है और बिजली का जो समझौता उसके टर्म्स बदलकर बड़े उद्योगपति समूहों से महंगी बिजली लेकर हरियाणा में देश में सबसे महंगी बिजली, आज सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल, सबसे ज्यादा आज हरियाणा के अंदर महंगाई, ऐसी स्थिति आज हरियाणा में बना दी सरकार ने। मगर केवल बेरोजगारी और महंगाई नहीं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, खुली लूट हरियाणा में। आपको याद होगा 2019 में लोग इस सरकार को दोबारा नहीं बनाना चाहते थे, मगर लोकसभा का जब हम चुनाव हार गए थे, उसके बाद लोगों के मन में आए कि शायद बीजेपी की नीचे भी हवा हो। इन्होंने नारा दे दिया, बीजेपी ने, खट्टर साहब ने क्या नारा दिया था? 75 पार। कहा कि बीजेपी जाएगी 75 पार। लोगों ने उस 75 पार के नारे की हवा निकाल दी। बीजेपी के 14 मंत्री थे, 14 एक इस क्षेत्र से भी थे, 14 मंत्री थे बीजेपी के, 14 में से 2 विधानसभा में वापस पहुंचे। अगर सरकार से लोग खुश होते तो मंत्रियों को, जब हमारी सरकार द्वारा लोगों ने चुनी थी तो सारे मंत्री पहले से ज्यादा बहुमत से चुन के आए थे। 14 मंत्री वापस नहीं पहुंच पाए विधानसभा में और प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष बराला थे, उनकी तो वहां से शायद जमानत भी उनकी बची थी कि नहीं बची थी। ना तो पार्टी के अध्यक्ष जीत पाए थे, ना कोई मंत्री। लोगों ने सरकार को नकारा, 75 पार की हवा निकाली, 40 पे बीजेपी को रोकने का काम किया। लेकिन इस बीच में एक और पार्टी आई, उस पार्टी ने नारा दिया, क्या नारा दिया? एक पार्टी आई बीजेपी, दुष्यंत चौटाला, नारा दिया बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, पक्के यार बन गए। लोगों के साथ विश्वासघात कर दिया और कहा लोगों के बीच में कि हमारा समझौता हो गया, 5100 बुढ़ापा पेंशन मिलेगी, इस बात पे समझौता कर रहे हैं और बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज जब 4 महीने बचे हैं प्रदेश सरकार के कार्यकाल के, वो 5100 पेंशन किसी की आई या नहीं आई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रदेश के लोगों से पूछना चाहता हूं। 5100 की बुढ़ापा पेंशन का समझौता नहीं था, प्रदेश को लूटने का समझौता था, भ्रष्टाचार करने का समझौता था। आज सबको पता है कौन किस महकमे से लूटने का काम कर रहा है, कौन बीजेपी का है, कौन जेजेपी का है, गुड़गांव में कौन लूट मचा रहा है, झज्जर में कौन लूट मचा रहा है, रोहतक में कौन लूट मचा रहा है, शराब के महकमे में कौन लूट रहा है, एक्साइज के महकमे में, माइनिंग के महकमे में कौन लूट रहा है। डबल इंजन से प्रदेश में भ्रष्टाचार करने का समझौता था। प्रदेश को भ्रष्टाचार में, शराब का तो ऐसा घोटाला आया कि कोरोना काल में भी नहीं बख्शा गया। पूरे देश के अंदर प्रदेश को भ्रष्टाचार के मामले में कलंकित होना पड़ा। ऐसी सरकार हरियाणा में और विकास की पट्टी से उतार गया हरियाणा। लेकिन अगर ये कुछ ना भी करते, आज प्रदेश में कोई एक नया काम नहीं किया, 1 इंच मेट्रो आगे नहीं बढ़ाई। हमारे समय 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ने का काम हुआ था, 1 इंच रेल की लाइन नहीं बिछी, एक थर्मल का कोई कारखाना नहीं आया, एक कोई नया अस्पताल नहीं बना, एक कोई नया विश्वविद्यालय नहीं बना, एक कोई नया औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश के अंदर नहीं लगा, एक किसी गरीब को 100 गज का एक प्लॉट देने का, कोई राहत का या किसान का कोई काम इन्होंने किया नहीं। लेकिन ये काम नहीं भी करते तो भी हम काम चला लेते। लेकिन इन्होंने तो अन्याय किया, इन्होंने तो हर वर्ग को अपमानित किया, हर वर्ग का तिरस्कार किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको ये सड़क पे ना लेके आए इन 5 साल में, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको अपमानित ना किया इन्होंने। किसान जब 3 कानून लेके आया तो किसान सड़क पे आया। 750 किसानों की देश के इतिहास में यह लिखा जाएगा कि एक सरकार ऐसी भी थी, 750 किसानों के 24 धरनों से वापिस आए। कौन सा वो वर्ग है जो 1 साल तक धरने में बैठा रहा और एक के बाद एक चिताएं जलती रही? इन धरनों से सब वापस आते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता ने एक शब्द भी ये नहीं कहा कि इनकी बात नहीं मानते, लेकिन कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द के लिए करते हैं। किसान की बात आई तो किसान को अपमानित किया, जवान की बात आई, जय जवान जय किसान का देश था। पक्की भर्ती होती थी हर साल, हरियाणा से 5,500 जवान जाके भर्ती होते थे।
अग्निपथ योजना ले आए। एक 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की छुट्टी और उसके बाद 3 साल के बाद बिना पेंशन के घर वापस। 5,500 जहां पक्की भर्ती होती थी वहां पर आज केवल 914 अग्निवीर लिए जा रहे हैं, जिसमें से 200 पक्के होंगे, बाकी घर वापस आ जाएंगे। जब बच्चे बाहर निकले कि पक्की भर्ती होनी चाहिए तो बच्चों पे लाठियां बरसी। किसान की बात आई किसान पे, जवान की बात आई जवान पे। भर्ती घोटाले हुए, बच्चे बाहर निकले उन पे लाठियां। सरपंच अपने अधिकारों के लिए बाहर निकले उन पे लाठियां। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर हमारी बहनें ये बाहर निकली। अभी हमें एक आंगनबाड़ी बहन मिली थी हमारी, कह रही थी कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, उन पे लाठियां। गरीब आदमी जब मनरेगा के मजदूर अपनी दिहाड़ी बढ़वाने के लिए गए, उनका बजट एक तिहाई कर दिया, उन पे लाठियां बरसी। इस खट्टर सरकार में जब हमारे खिलाड़ी, हमारी बेटियां जिनपे देश को गर्व था, जब ये दिल्ली उतरती थी मेडल लेकर ओलंपिक के, सारी बीजेपी सरकार उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लगाकर फोटो खिंचवाती थी। जब उनको अपनी न्याय की उन्होंने पुकार करी, जब उनके साथ अन्याय हुआ, वो केवल न्याय मांग रही थी, उनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया। जब इतना अन्याय हुआ, ये तो वो देश है जहाँ कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई, अपनी बहन बेटी के सम्मान के लिए वो लड़ाई वहां पे भी हुई। हर वर्ग के साथ अन्याय, जब ऐसा अन्याय अगर हुआ तो मैं आपसे पूछता हूं, तो इस हर वर्ग के साथ खड़े होना का हमारा कर्तव्य था कि नहीं था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और आज इनकी आंखों में मैं इसीलिए रखता हूं कि इन्होंने यहां से छल कपट करके, साम दाम दंडभेद का प्रयोग करके, सारी ताकत सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके पिछली बार मुझे लोकसभा जाने से तो रोका, लेकिन मेरी ईमानदारी को और मेरे ईमान पे मैं एक दिन भी मैंने हार नहीं मानी। किसी वर्ग के साथ कोई लड़ाई हुई तो देश में आपका बेटा सबसे पहले उस वर्ग के साथ खड़ा दिखाई दिया। और यही कारण है, मैं पिछली बार तो मैं इनके निशाने पे था, अब तो मैं जाता हूं संसद में तो सारी बीजेपी के सांसद खुला बोलते हैं कि भाई पूरी देश की बीजेपी ने हमें फैसला कर लिया है, पूरी देश की ताकत झोंक देंगे, या तो तू झुक जा या जो है तेरे को पूरी देश की बीजेपी निशाने पे लेगी। और मैं इनको कहता हूं मुझे परवाह नहीं, आप मेरे को निशाने पे लो, 100 बार लो। मेरे इलाके की 36 बिरादरी के मेरे बड़े बुजुर्गों का, मेरी माताओं बहनों का, मेरे नौजवान साथियों का आशीर्वाद मेरे साथ है, क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे हैं हरियाणा को बचाने की, हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने इलाके को आगे लेके जाने की। यहाँ से जो सांसद है आपने इनको मौका दिया भाजपा से, मैं पूछना चाहता हूँ आज इस अवसर पे कि इन्होंने क्या एक काम किया हरियाणा अपने लोकसभा क्षेत्र में। खट्टर सरकार ने तो कुछ किया नहीं, मगर ये सांसद बताएं इन्होंने कोई एक काम हमारे इलाके को आगे लेके जाने का किया हो। काम नहीं भी किया हो, लेकिन जब काम हमसे छिन रहे थे, जब महम का एयरपोर्ट छिन रहा था, जब एम्स में 10 अस्पताल बनने थे नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ साथ, बाकी 10 अस्पतालों की फाइल ठंडे बस्ते में जा रही थी, जब सूरा कलोई में सीआरपीएफ बीएसएफ का ग्रुप सेंटर जो हमारे समय बनना था, जब वो उसकी फाइल जो है ठंडे बस्ते में जा रही थी, जब मेट्रो जो साखोल से आगे साकला होकर रोहतक तक पहुंचनी थी, वो वहीं की वहीं उसकी फाइल ठंडे बस्ते में जा रही थी, जो मंजूर शुदा काम थे जब उनकी फाइल भी ठंडे बस्ते में जा रही थी। कम से कम 5 साल में संसद में खड़े होकर एक बार तो बोल सकते थे, एक बार तो कह सकते थे कि भाई ये मुझे, अगर मैं कहना चाहता हूँ संसद में खड़े होकर ये तो बोलते 5 साल में एक बार बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए, मैं आपसे पूछना है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई रोहतक लोकसभा क्षेत्र के विकास की भी लड़ाई है, हरियाणा को विकास के रास्ते पे लेके जाने की भी लड़ाई है। ये लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है। सच्चाई आपको पता है, मेरी गवाही तो दे सकते हो, आप दे सकते हो। 20 साल मैंने अगर जो मैं समझता हूँ 20 साल दिन और रात हर रोज की अगर गवाही दे सकते हो तो आप उस गवाही दे सकते हो। अगर मैं सच्चाई में आपकी आत्मा के तराजू पे तोल के आप फैसला करना, अगर मैं ईमानदारी पे खड़ा हूँ तो मेरा साथ देना, मैं तो आज आपको ये कहना चाहता हूँ। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपका साथ खाली नहीं जाएगा, आपका साथ
इतिहास बनाने का काम करेगा, इतिहास रचने का काम करेगा। यहाँ से आपका फैसला वो रोहतक तक नहीं जाएगा, यहाँ से आपका फैसला चंडीगढ़ में आपकी सरकार लेके आएगा और देश के अंदर आपके देश के अंदर भी आपके फैसले की गूंज जाएगी। ये मौका है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये जो चुनौती दी है मुझे संसद के अंदर, जो मैं बता रहा था आपको, आपका साथ और आपका आशीर्वाद हो तो बताओ इस चुनौती को हम स्वीकार करें। मगर फिर लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी, मिलजुल के लड़नी पड़ेगी। मैं अकेला एक नहीं लड़ सकता, मगर आप हम सब मिलकर लड़ेंगे तो भाई सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। कहीं मैं पहुंचूंगा, कहीं आपको पहुंचना है, किसी को मैं समझाऊंगा, किसी को आपको समझाना है। कहीं मैं नहीं आ पाया तो वहां भी आपको हाजिरी लगानी है। ये बात लड़ाई मिलजुल कर ये विश्वास दिलाते हैं, ये विश्वास मैं दिलाता हूँ आपको। हर तरीके का समय सत्ता पक्ष विपक्ष सब कुछ देखा। इस बार हरियाणा में आपका माहौल पूरे प्रदेश के कोने कोने में मैं जा रहा हूँ। आप भी जाते हो हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में। हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में चारों तरफ लोगों ने मन बना लिया है। हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी जेजेपी की एक खट्टर सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में उदयवान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। हरियाणा कोने कोने में हम चुनौती देते हैं, जमुना पार वालों को भी चुनौती देते हैं। तो आपकी 10 सीट आई थी, 90 सीट हरियाणा में। आप अपना सोच समझ के उम्मीदवार उतार देना, एक सीट से भी आपकी जमानत नहीं बचेगी। आज मैं इनको भी चुनौती देता हूँ, क्योंकि इन्होंने बड़ा विश्वास आपके अंदर तैयार बैठे हैं, इनसे भी बदला लेंगे। तो भाई हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी और हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी तो बाकी तो हरियाणा में जो कार्य होंगे हुड्डा साहब उदयवान जी आपके बीच में रखेंगे। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से अवसर मिलेगा तो भाई पहले भी मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी और इस बार कोई कसर अपने इस इलाके के लिए, पूरे प्रदेश के लिए मैं नहीं छोड़ूंगा। इस बातों को कहते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज इतना जो आपने मान सम्मान किया है और इस हरियाणा में बदलाव लाने की इस लड़ाई में सच, न्याय का, ईमानदारी का जो आपने साथ देने का जो आज यहाँ संकल्प लिया है, ना सच हारेगा, ना ईमानदारी हारेगी, ना न्याय हारेगा, ना शराफत हारेगी। ये अहंकार और ये अहंकार बनाम शराफत की भी लड़ाई है। मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ मैं, 10 साल हो गए, एक बार आए बादली हल्के में, एक ये अहंकार नहीं है तो और क्या हुआ? इन 5 साल में तो एक बार भी नहीं आए, ज्यादातर हल्कों में गए ही नहीं। इतना अहंकार उनके दिल में, इस इलाके के दर्द, विकास का क्या दर्द होगा, आपका मेरा क्या दर्द होगा, अंदाजा लगा सकते हैं। 10 साल में नहीं आए, चुनाव में आएंगे। अब चुनाव तो 4 महीने रह गए, अब जब चुनाव शुरू हो जाएगा तो आएंगे। पिछली बार एक रैली करी थी, उसका इलेक्शन में आए और इस बार तो 5 साल में आए ही नहीं। तो भाई हमको अपने पढ़ाई की मैं समझता हूँ पहचान कर ली है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय राम जी की, जय बादली हल्के की और जय मैत्रोली गांव की। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का। न्याय युद्ध में हुड्डा जी के हनुमान हमारे भाई कुलदीप बंसी गला फेंक करके सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करते हैं। और इस लड़ाई में सारा का सारा हरियाणा मजबूती से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ खड़ा है। जिला परिषद के हमारे जो सदस्य हैं, हमारे भाई कोर्ट और सभी चारों के चारों जिला पार्षद, हमारे 6 के 6 हमारे जो जिला पार्षद हैं, वो भी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को इस न्याय की लड़ाई में हनुमान की एक गला भेंट करने का काम करते हैं। तो कांग्रेस हम क्या करेंगे?
हम करेंगे भाई, सबसे पहला काम तो करेंगे मेरे बुजुर्गों की पेंशन जो है 6,000 रुपए करेंगे। 6,000 रुपया के 12,000 करने आएंगे, समझा? और इसी प्रकार जो कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन लागू करेंगे हम। और यहाँ परिवार पहचान पत्र, आईडी का पहचान पत्र, ये चालू लगाकर बहुत सारी पेंशनें काट दी, कईयों के राशन कार्ड दिए, वो सबके चालू करेंगे और इनसे शिक्षा छुड़वाएंगे। परेशानी पत्र नहीं है, ये परेशानी पत्र है, परिवार पहचान पत्र नहीं है। परेशानी पत्रों से चुनवाएंगे और सरकार बनने पे किसान, देखो इनका वायदा था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। किसान की आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लागत दुगनी कर दी। 2014 में बोर्ड लगा होता था हरियाणा में जो है दिल्ली से सस्ता डीजल, अब वहां लग रहा है दिल्ली में हरियाणा से सस्ता डीजल दिल्ली में, आपके सामने। मतलब लागत महंगी कर दी, लागत दुगनी कई गुना कर दी, आमदनी दुगनी किसान की। चाहे वो खाद हो, चाहे बिजली हो, चाहे डीजल हो, कीटनाशक दवाई हो, सब बहुत बढ़ा दी कीमत, लेकिन किसान को एमएसपी नहीं मिलती। किसान को एक और बीमारी छेड़ दी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अरे किसान की तो फसल आई पड़ी है, दाने आए पड़े हैं खेत में, और वो अपना बाट देखे तेरा कद नंबर आओ मंडी में, इधर बारिश हो जा नहीं बरस जाए, उसके दाने नीच जाए। तो ये परिस्थिति करती किसान को। वही यही मंडी है, यही किसान थे, किसान के घर फसल अपने खेत में फसल आते ही दाने आते सीधा मंडी में ले जाता था और अच्छा भाव मिलता था, आप सबको मालूम। तो ये काम जो है किसान को भी हम एमएसपी की गारंटी दिलवाने का काम करेंगे भाई, ताकि किसान को निश्चित रहे उसकी आमदनी हम जानते कैसे करेंगे। और भाई आज के दिन 2 लाख सरकारी पक्की नौकरी खाली है, नहीं लगाई इन्होंने। जैसे दीपेंद्र ने बताया बाहर के लगा के छोटी मोटी जितना उसमें भी एक और बना रखा है, रोजगार क्या निगम है, कौशल रोजगार निगम। उसमें कच्ची नौकरी जो कर अग्नि पत्र कर रखा ना पेंशन, 18 साल का थोड़ा भर्ती होगा, 22 का घर आ जाएगा। अरे 21 साल तक हम की शादी नहीं कर सकता, 21 साल का होगा तो उसकी सगाई कौन करेगा, 22 का तो घर आ जाएगा भाई। तो पहले फौज में भर्ती होते जब सगाई आ जाती थी। तो ये जो कर है, इसी तरह एक कौशल रोजगार निगम है, कच्ची नौकरी, तनख्वाह कम और कुछ भी नहीं, उसमें भी कोई मेरिट नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई मेरिट नहीं। देखा तो भाई हमारी सरकार बनेगी तो आज कहीं 2 लाख पक्की नौकरी लगाएंगे, 2 लाख। और एक जो है ना, ये जो घरों में है बिजली, आज हर घर में है ना, गरीब आदमी भी है तो भाई 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लेकिन मेरी बहन बेटियां बैठी भाई, आजकल कोई दोस्तियां में लाकड़ियां मत रोटी पोता नहीं, कोई गैस के सिलेंडर रखे हैं। गैस की सिलेंडर था हमारे समय में 400 का और अब हो गया कितना, 1150 का। अगर हमारी सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर की कीमत होगी 500, उससे बात नहीं होगी। अब बैकवर्ड क्लास का बैकलॉग पूरा करेंगे। और जो क्रीमी लेयर का काम है, जो हमारे समय में 8 लाख था, इन्हें घटा के 6 लाख कर दिया ताकि रिजर्वेशन का उसको फायदा ना हो, गरीब आदमी को नौकरी
न मिल के, तो हमने मतलब 84 के भी बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, तो हमने उसको क्या है कि ये जो क्रीमी लेयर है बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे उनके आमदनी। ये भाई मोटे मोटे बात है, और तो बहुत है। हम बहनों के लिए भी, महिलाओं के लिए एक अलग कार्यक्रम बनाएंगे, वो अपने मैनिफेस्टो में डिक्लेयर करेंगे। सबसे ज्यादा अगर समाज में प्रमुख काम है, जिम्मेवारी भाई सबसे ज्यादा ये निभाती है, पूरा परिवार संभालें, सारा काम करें, तो इनके लिए अलग बनाएंगे और बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये मोटे मोटे काम बताए उन्होंने। सवाल इस बात पे आपके सामने, अभी सभी साथियों ने कहा कि पिछले चुनाव में लोकसभा चुनाव की चर्चा करें। भाई तो हार जीत तो लगी हुई है, इस बात की चिंता नहीं होती, लेकिन कई दफा कसक रह जाती। तो सवाल इस बात पे मैं आज आया हूँ, या तो मैं पढ़ता था जब नतीजा आता था ना रोहतक की सीट का, तो पूरे देश के अखबारों में छपता था कि दीपेंद्र हुड्डा पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटों से जीता है, रिकॉर्ड था। चुनाव नहीं कामयाब हुआ, तो भाई यूं बताओ वो पिछला जो रिकॉर्ड रहा आपका देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला कौन होगा? और इनसे संघर्ष करना पड़ेगा। आपसे इजाजत लेना है उन्हें, क्योंकि फिर मेरे को सारे हरियाणा में जाता है। भाई इनसे जो है बीजेपी जेजेपी से एक टक्कर और लेने का दिल करता, मैं ले लूं भाई।